देखिए सीधी सी बात अब जो दिखाई दे रही है सारी कवायद में, और मैं पिछली 2-3 खबरें भी जोड़ूं उसको, हमने आपके सामने चर्चा की उस बात की, ये चंद्रबाबू नायडू को किसी तरीके से तोड़ने के प्रयास जो हैं या कमजोर करने के प्रयास के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि कैसे रेवंत रेड्डी उनकी तारीफ कर देते हैं, जगन मोहन अनकंफर्टेबल करते हैं चंद्रबाबू नायडू को ये कह के कि इनकी तो राहुल गांधी से हॉटलाइन पर बात होती है। अब ये बात इसमें और जुड़ जाएगी और अब कुल मिलाकर फोकस चंद्रबाबू नायडू पर विपक्ष बनाए रखना चाहता है। और देखिए चंद्रबाबू नायडू ऐसे मुख्यमंत्री है जो 2 दिन पहले ही दिल्ली आ गए अपने मंत्रियों के साथ, और वो सबसे यहाँ मिल रहे हैं डेवलपमेंट की। तो चर्चा हो रही है कि भाई पूरा अपना मंत्रियों को, उनके बेटे भी नारा लोकेश भी इस समय दिल्ली आए हुए सबसे मिल रहे हैं। तो ये भी चर्चा चल रही है कि भाई नारा लोकेश भी सबसे क्यों मुलाकात कर रहे हैं। तो अब चंद्रबाबू नायडू, मुझे लगता है कि विपक्ष को हमेशा से लगता रहा है कि जिस तरीके से वो एनडीए में रहे, फिर एनडीए से बाहर निकल गए थे प्रधानमंत्री मोदी के समय 2017 में निकल गए थे लगातार, तो विपक्ष को लगता है कि भाई अगर हम एक सॉफ्ट टारगेट है, अगर हम चंद्रबाबू नायडू को थोड़ा पिंच करें, उनके मतलब आंध्र प्रदेश के उनके महत्वाकांक्षा को करें और बताएं कि भाई आप मुख्यमंत्री रह लिए, भविष्य में आप अगर आ जाओगे, नीतीश तो चले गए, हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में ले सकते हैं अगली बार के लिए, तो वो सोच रहे होंगे कि कैसे किया जाए। इसकी दूर तक संभावना कम है कि वो एनडीए छोड़कर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से दिल खोलकर उनकी नई राजधानी अमरावती के लिए जो पैसा दिया है, केंद्र की मदद चाहिए, तो वो भी जानते हैं कि बिना केंद्र के वो आंध्र प्रदेश को वापस एक ताकत में नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है कि अभी कोई संभावना इसकी नहीं है। विपक्ष लगातार कोशिश करता रहेगा और 2029 तक इस बात की कोशिश करेगा। और अब तो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार दिया है आंध्र प्रदेश से, निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू साधे। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू ने अभी चुप्पी साधी हुई है। क्या चंद्रबाबू नायडू का इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्या वो अंतिम समय में वोटिंग से वॉकआउट कर जाते हैं या इंडिया के पक्ष में देते हैं, ये भी तो ऑप्शन है। आपने ठीक बात कही, वॉकआउट भी तो एक ऑप्शन है। ममता बनर्जी ने किया था बड़ा मुखर्जी, संभव ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है चंद्रबाबू नायडू वॉकआउट करेंगे तब भी उतना का उतना ही असर है। इसलिए ये संभावना ही नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को स्टैंड लेना पड़ेगा और वो स्टैंड में एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। मतलब 99% चांसेस है कि इस तरह से नहीं कर सकते, और यदि वॉकआउट करेंगे तो भी एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा। वो वॉकआउट करना ही अपने आप में स्थिति में लगता नहीं। देखिए मूल बात जो है ना भाई, सरकार से उनको मदद चाहिए। केंद्र सरकार ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। वो आते हैं तो बाकायदा अलग से उनका अपॉइंटमेंट होता है, पहले से तय होता है कि ये विभाग ये उनके लिए काम करेंगे। उसको वो विभाग भी प्रचारित करता है, वो भी प्रचारित करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के कहीं से भी इधर से उधर जाने की कोई गुंजाइश है, और नायडू को भी पता है कि वो कौन सी पोजीशन अभी एंजॉय कर रहे हैं। ये भी तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको यूं समझिए, नायडू का मूवमेंट इस सरकार की स्थिरता को हिलाने वाला प्रश्न है। ये उपराष्ट्रपति के चुनाव का मसला नहीं है। क्या आपको लग रहा है आज देश में ऐसी स्थिति है कि ये सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, डिस्टेबलाइज किया जा सकता है? आप लोग बताइए था ना कि चले भी जाए मान लीजिए, हाँ, तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी फर्क नहीं पड़ा। तो डिस्टेबलाइज करने की अभी संभावना। देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है, जैसे रामविलास पासवान जी के बारे में तो कहा था मौसम विज्ञानी थे, वो उनसे बड़े मौसम विज्ञानी है। अच्छा, वो देखिए सबसे पहले वो अटल जी के साथ गए जब वो कन्वीनर थे यूनाइटेड फ्रंट के, उन्हें पता लग गया था कि हवा कहाँ है। और इस वक्त उन्हें मालूम है, उनसे गलती हुई 2018 में जब एनडीए छोड़ करके वो अपोजिशन साथ आए। उनको लग रहा था कि शायद इस बार जो है अपोजिशन की हवा चल रही है, वहाँ उनका जो है मौसम विज्ञान वाला गणित गड़बड़ा गया। लेकिन अब वो जान रहे हैं कि इस समय देश में जो सरकार चल रही है, वो तो इस सरकार को अपने रहमो करम पर चलाने का श्रेय लेते रहेंगे ना। और जितना बार्गेन कर सकते हैं आंध्र प्रदेश के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ मिल रहा है, करते रहेंगे। वो उनको विपक्ष से क्या मिलेगा? लेकिन प्रश्न ये भी है, तो उनके लिए देश महत्व का है कि प्रदेश महत्व का है? प्रदेश, रेड्डी कम्युनिटी उनके लिए ज्यादा महत्व की नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहना, चुनाव में जाना, आंध्र प्रदेश की राजनीति उनके ज्यादा महत्व रखती है कि केंद्र के अंदर एक अपना मंत्री बनाए रखना उनको ज्यादा महत्व रखता है। वो तो आंध्र प्रदेश की राजनीति करेंगे ना, और रेड्डी कम्युनिटी को नाराज करेंगे क्या आंध्र प्रदेश के अंदर? तो वो ये देखेंगे कि भाई क्या मेरे भविष्य की राजनीति में इसका असर पड़ता है, तो उसका वो रास्ता निकालेंगे। आंध्र प्रदेश में रेड्डी और कम्मा की पॉलिटिक्स में रेड्डी हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, कम्मा जो है तेलुगु देशम के साथ रहे हैं। और वैसे तो ये जानते हैं इस बात को। क्या सुदर्शन रेड्डी इतना सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं जितनी हम लोग बात कर रहे हैं? सही बात है। मूल बात, अगर वो क्रिएट करते तो हो सकता है कि बहुत लोग बदल। नहीं, इसमें एक चीज और है। अगर पहली बार कोई तेलुगु बिड्डा जो है किसी बड़े पद के लिए आया होता, भाई नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, राधाकृष्णन राष्ट्रपति, तेलुगु बिड्डा, तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति रह चुके हैं, बीवी राष्ट्रपति रह चुके हैं, वेंकैया नायडू राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो वो तेलुगु बिड्डा और तमिल प्राइड का मसला है ही नहीं इस बार चुनाव में, क्योंकि ये आकांक्षाएं तब होती क्योंकि जैसे प्रतिभा पाटिल थी, महाराष्ट्र से कोई नहीं बना था तो पहली मराठी महिला थी, आदिवासी महिला पहली थी,
प्रणब मुखर्जी जब लड़ रहे थे तो पहले वो बंगाल के बड़े नेता थे जो बड़े पद के लिए, तो मैं वो ये कह प्राइड रहा हूं वाली कि स्थिति में नायडू नहीं की है। चर्चा हम कर रहे हैं तो नायडू की चर्चा उपराष्ट्रपति चुनाव पर नहीं की जा सकती। हाँ। नायडू की चर्चा का नाम लेते ही आपको इस सरकार की स्थिरता अस्थिरता हाँ, पर बात उस पर करनी सवाल पड़ेगी। उठे। हाँ, नहीं, और हाँ। नायडू कितने महत्वपूर्ण है इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में उन्हीं की जो साली लगेंगी ना उनको हटा दिया, अध्यक्ष पद से उनको हटा पुरंदेश्वरी के, को पुरंदेश्वरी को हटा के माधव जी को बना दिया। चलिए मैं एक खबर आपको और देता हूं। वैसे तो तस्वीर आपने जब देखी, अनाउंसमेंट हुई जब बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की, तो वहां पर और सारी पार्टियों के नेता भी थे विपक्ष की। कनिमोझी भी वहां पर थी। कनिमोझी स्टालिन साहब की सिस्टर हैं, बहन हैं, सांसद भी हैं। अब ये सवाल कि क्या तमिल सेंटिमेंट के नाम पर डीएमके थोड़ा दबाव में, प्रेशर में है, क्या वो पाला बदल सकते हैं? अभी स्टेटमेंट भी आ गया है कनिमोझी जी का, और उन्होंने कहा कि ये तो हिंदुत्व वाले तमिलियन हैं, हम इनका साथ नहीं देंगे। मतलब वो इनको पक्का तमिलियन भी नहीं मान रही हैं। उनका ये हिंदुत्ववादी हैं, भले ही तमिलनाडु से आते हैं, सीपी राधाकृष्णन। हमारा इनके साथ कोई मेल नहीं, हमारा इनके साथ जाने की कोई संभावना नहीं, हम भी सुदर्शन रेड्डी का ही साथ देंगे। तो मतलब इसको ऐसे भी कह लीजिए, हिंदुत्व नोज नोन बैरियर्स। तमिल भी है तो भी हिंदुत्व वहां भी है, वो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है। हालांकि शब्द बड़ा कनिमोझी के लिए इंटरेस्टिंग कहा है कि जा रहा है, हिंदुत्ववादी तमिलियन है। तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि कनिमोझी बहुत दिन से विंडो तलाश रहे। विंडो तलाश रही है हाँ। इधर आने की। अब जहां भी इधर कहीं खड़े होंगे तो कमरे से कूदते तो दूसरी तरफ ही जाते हैं। हर परिवार में, जो विजय जी ने कहा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, हर राजनीतिक परिवार में जो विपक्ष में है उसमें जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो रास्ता खोज रही हैं। तो कनिमोझी एक नाम ले लीजिए, सुप्रिया सुले दूसरा नाम ले लीजिए, तीसरा नाम भी कोई ले लिया। मेनका गांधी ले लीजिए। कविता है। एक बार सुना देता हूं मैं आपको, के कनिमोझी जी ने क्या बात कही। This is an ideological struggle, ideological fight. So the opposition parties, all the parties come together to choose one single candidate as against a candidate who comes from a Hindutva background, a RSS background, and we are opposing the BJP candidate. And this is a divisive politics which they've been propagating, trying to propagate in this country. And that is what our answer to that is to bring in a person who values the Constitution. They are trying to do away with the Constitution. They've never respected the Constitution or the Parliament. The candidate which the opposition has chosen is a person who respects the Constitution of this country and also the people of this country. And how helpful People who care about this country, people who believe in the democracy and it has to be upheld, will definitely vote for the opposition candidate, Mr. Sudarshan Reddy. Thank you. अब कनिमोझी जी ने जिस तरीके से अपना आर्गुमेंट फ्रेम किया, इससे एक नई बहस जो है वो, मतलब पुरानी बहस नई सिरे से छिड़ेगी। उन्होंने क्या कहा, ये अगर ये कहती हैं कि भाई ये बीजेपी वाले हैं, इनसे हम इनका साथ क्यों दें, तो अलग बात होती। इन्होंने कहा ये आरएसएस बैकग्राउंड के हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है, हम इनका साथ नहीं दे सकते। और अभी आपको याद है 15 अगस्त पर मोदी जी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर क्या तारीफ की है लाल किले से आरएसएस की, उस पर ऑपोजिशन ने क्या क्या कहा। मतलब उन्होंने कहा कि ये एक शर्म का लम्हा था देश के लिए कि आरएसएस की चर्चा लाल किले से हो रही है, और अब डीएमके कह रही है कि आरएसएस संघीय आदमी, इनका साथ हम कैसे दे सकते हैं, तो संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो अगला चुनाव तमिलनाडु का है, इसकी भी एक बहुत बड़ी टेस्टिंग हो जाएगी। जो 60 के दशक में, मेरे ख्याल से 65-67 से ये सब चेंज हुआ था, जो कांग्रेस गायब हुई और द्रविडियन पॉलिटिक्स गई, फिर डीएमके एडीएमके हो गया। क्या सनातन का, हिंदू का, हिंदी का, हिंदुत्व का इस तरह से विरोध करके अब वहां की राजनीति चल सकती है? ये इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले से कहा है वो बड़ा स्पष्ट है। जिन लोगों को इससे दिक्कत होती थी, अब उनको इसकी आदत डालनी चाहिए। इसको समझ लेना चाहिए कि जैसे एक अंग्रेजी का शब्द होता है ना, फलाना में न्यू नॉर्मल, तो मोदी सरकार में तो हर चीज के लिए न्यू नॉर्मल कहा जाता है। तो ये भी न्यू नॉर्मल है कि आप पीड़ा में रहिए, कोई न कोई संघी ऊपर बैठेगा। एक संगठन जो 100 साल का हो गया है, जिस संगठन ने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया, उसका एक, वो कहते हैं ना, संघ के किसी भी अधिकारी से पूछे तो बड़ा वो ऐसा जवाब देते हैं, कई बार लगता है कि अरे क्या बोल गए। वो कहते हैं कि संघ कुछ नहीं करता, लेकिन स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता। अब ये ऐसा गूढ़ रहस्य है कि जिसमें सारे स्वयंसेवक अलग अलग क्षेत्रों में कुछ करते हुए वहां तक पहुंच रहे हैं। और सीपी राधाकृष्णन तो जिला संघ चालक थे,
कोयम्बटूर के जिला संघचालक थे। 98 का जो चुनाव उन्होंने जीता था वो भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है 14, 18, 28 ऐसे कुछ तारीख थी फरवरी की, और उसी के आसपास वहां कोयम्बटूर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट का पूरी एक दर्जन के आसपास, 50 के आस कितनी जाने गई थी, नंबर मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत जाने गई थी। अडवाणी जी बच गए थे उसमें। हाँ, और कोयम्बटूर में वो जीते, उसके बाद 99 के भी चुनाव में जीते। तो संघ के स्वयंसेवक के तौर पर कोई संघी कहां बैठेगा, ये राहुल गांधी कहने से नहीं होगा। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है, संघ तो जो संघ के प्रचारक है मोदी, वो तो संघियों को ही ले आ रहे हैं। राहुल गांधी किसको ला रहे हैं? कांग्रेसियों क्यों नहीं ला रहे हैं? वो क्यों कम्युनिस्टों को सिर्फ ला रहे हैं? और वो भी वो वाले कम्युनिस्ट जो, मतलब इंदिरा गांधी जी तो चतुर सुजान थी, वो कम्युनिस्टों का उपयोग एक जो बौद्धिक वर्ग है उसके लिए करती थी, उसके लिए। कम्युनिस्ट उनका संघ बन गए ना। हाँ, लेकिन ये तो खतरनाक है ना, गांधी का संघ हो उनका गया। संघ बन गए। कांग्रेसियों की पीड़ा आप समझिए ना, कि किसी भी मामले में उनके आसपास आप देखिए, यहां तक कि जिस दिन वो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी जी ने दिया है, आपको एक तथ्य बता दूं, उसमें भी एक खांटी कम्युनिस्ट टाइप का वो उस प्रेजेंटेशन को बुलाया गया, वो भी समझिए। नहीं, अब कांग्रेस का तो जो दिखा प्रधानमंत्री के भाषण पर एतराज वो ये था कि आप आरएसएस की मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, जो इल्जाम इनके ऊपर लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने अब ये तो इतिहास में दर्ज हो गया ना कि लाल किले से संघ की प्रशंसा हुई थी। अच्छा, लाल किले से कितने साल हो गए? 11 ये और 6 साल वो, 17 साल लगातार लाल किले से एक प्रचारक बोल रहा है, संघी बोल रहा है। अब उससे ज्यादा, लेकिन हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री ने लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि सीपी राधाकृष्णन तो हो गए संघी, ये तेलुगु रह गए। देखो मैं बताऊं आपको, कनिमोझी का स्टेटमेंट और सुदर्शन रेड्डी का की उम्मीदवारी तय होने से पहले कल ही तमिलनाडु के डीएमके के मंत्री का बयान था, इसी लाइन पर था कि वी विल नॉट सपोर्ट ए हिंदुत्व कैंडिडेट मिस्टर राधाकृष्णन, ही इज ए तमिलियन बट हिंदुत्ववादी तमिलियन, सेम लाइन पे था। तो ये लाइन डीएमके ने पहले ही तय कर ली थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जब सनातन की बहस छेड़ी थी उदयनिधि स्टालिन ने, तो पूरा बीजेपी और पूरा संघ परिवार और सारे लोग उनके मतलब सनातन को लेकर के हमलावर थे, और उसी चक्कर में डीएमके और एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन भी टूटा था, क्योंकि एआईडीएमके के सामने संकट आ गया था। बीजेपी जिस तरह हमलावर थी, और उस वक्त जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, क्या नाम था उनका, अन्नामलाई, वो भी एकदम हमलावर थे। तो वो डीएमके वो लाइन खींच रहा है तमिल पॉलिटिक्स में, द्रविड़ पॉलिटिक्स में, सनातन वर्सेस द्रविडियन पॉलिटिक्स की, और इसीलिए और फिर उनको लोकसभा चुनाव में फायदा मिला उसका। तो अब चूंकि उनको वो इसके पहले कि बीजेपी और एआईडीएमके उसको तमिल प्राइड का मुद्दा बनाए, वो उसको द्रविडियन पॉलिटिक्स वर्सेस सनातन पॉलिटिक्स की एक लाइन खींच रहे हैं, पॉलिटिकल लाइन। इसीलिए कनिमोझी का स्टेटमेंट आया है। इसी लाइन पर ये फिर अब एआईएडीएमके को भी झुकाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोशिश तो करेंगे वो अपनी तरफ से, एआईडीएमके उसको तमिल प्राइड पे लेके आएगा। पॉलिटिक्स तो एआईएडीएमके की भी वही है, सेम पॉलिटिक्स से निकले। अन्नादुराई वो उससे हैं पेरियार, स्वामी पेरियार की पॉलिटिक्स जो थी और अन्नादुराई की जो राजनीति थी, उसी से तो निकले दोनों दल। नहीं, उसमें दो फर्क है। एक फर्क है डीएमके एआईडीएमके में, भले ही वहां से निकले हैं, वो पूरी कैसे एआईडीएमके बनी वो तो अलग है, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन डीएमके जिस तरह से एंटी सनातन है, वो एआईडीएमके का स्टैंड नहीं रहा। उसे जयललिता चूंकि कारण थी, उसका बड़ा एक फर्क ही है। तो वो तमिल प्राइड के साथ चलते रहे, और डीएमके की तो पॉलिटिक्स आज नहीं है ना, वो तो हमेशा ही एंटी सनातन पर चलती है, एंटी बीजेपी उस पर चल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो हर्ष जी कह रहे हैं वो बात ठीक है कि ये प्रेशर कुकर वाला है। अब ये विशिल जो है आने वाली है इसमें डीएमके की पॉलिटिक्स की, कि भाई ये विशिल तमिलनाडु में कहाँ पहुँच रही है, ये आपके लिए वार्निंग सनातन के लिए है या डीएमके के लिए है, मतलब आज ये नहीं कह सकते। लेकिन वो विशिल प्रेशर वहाँ पर तमिलनाडु में बहुत बड़ा हो गया। वो सेंगोल से, वो तमिल संगमम से, वो वाराणसी से, वो तमिल भाषा को लेकर वो त्रिभाषाई फार्मूले में हिंदी को विड्रॉ करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जगह वहाँ पर उस लड़ाई के लिए बनाई है। मतलब अब जैसे बिहार को हम देखते हैं ना, बिहार में आरजेडी वर्सेस बीजेपी का एक फॉर्मूला बन गया है, ऐसे ही अब तमिलनाडु में भी डीएमके वर्सेस बीजेपी का एक बड़ा फॉर्मूला बन गया। और जितने एंटी सनातन है उतने ही लोग वहां पर खड़े हो गए। ये बात याद रखिए कि तमिलनाडु में देश के सबसे ज्यादा बड़े मंदिर हैं और सबसे ज्यादा मंदिर भी हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। मुख्य विपक्षी स्पेस आप कह रहे हैं बीजेपी के पास आ जाएगी। एआईडीएमके की पोजीशन जेडीयू वाली हो जाएगी। ऑलरेडी आ चुका है, 12% का वोट बैंक है बीजेपी का तमिलनाडु मतलब में। विजय जी का एनालिसिस है कि एआईडीएमके की पोजीशन चूंकि वो बीच में है ना, तो भाई डीएमके तो क्लियर है अपनी पॉलिटिक्स को लेके, बीजेपी क्लियर है अपनी पॉलिटिक्स को लेके, पोस्ट किया था एआईडीएमके आधे अधूरे बीच में है। एक तथ्य है ये, अभी अन्नामलाई को वापस लिया है, मतलब अध्यक्ष के पद से वापस लिया। तो क्यों लिया? क्योंकि उनका एडीएमके के साथ थोड़ा ज्यादा ही तकरार वाला हो गया था, गठजोड़ नहीं हो पाया। 98 में जब एडीएमके और बीजेपी का गठजोड़ था तो अब तक की रिकॉर्ड लोकसभा सीटें उसी वक्त एनडीए को मिली।
ये भी याद रखना चाहिए। उस वक्त 39 में से 30। उस वक्त जयललिता जिंदा थी। हाँ, मतलब जयललिता का ही था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई बीजेपी ही अकेले, लेकिन वही वो समय था जब 30 सीटें एनडीए को मिली थी, जिसमें कोयंबटूर की सीट से ये कल आप जो लोग अभी भी शायद बात उपराष्ट्रपति कर रहे थे ना कि बीजेपी कन्विंस्ड है इस बात से कि एआईएडीएमके और वो मिलकर सरकार बनाएंगे अगली तमिलनाडु में अगले साल। उनकी इलेक्शन लड़ाई ये है 26 की। और जयललिता जी को तो याद किया आपने, तो जयललिता जी की वजह से तो सरकार गिरी थी, वाजपेयी सरकार। अब ये भी बहुत मुश्किल ये भी याद रखिए, जब जयललिता जी समीर की वजह से ही गई थी। स्वामी चाय वैसे के अलग प्याले हो में गए। तूफान। उन्होंने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया। किसने? पन्नीरसेल्वम ने, जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे। पलानी स्वामी अब एनडीए के साथ है। पन्नीरसेल्वम ने अपने आप को एनडीए से अलग कर दिया। पिछले 10 दिन पहले की घोषणा हुई कि भाई अब एनडीए का हिस्सा नहीं हूं। और अब हिंदुत्व की वहां पे बेसिकली सनातन की लड़ाई होगी, लेकिन हिंदुत्व के साथ समस्या भी तो ये है कि महात्मा गांधी का हिंदुत्व अलग है, वीर सावरकर का हिंदुत्व अलग है। अब वहां पर हिंदुत्व को किस दिशा से देखने वाले और किस विचार से मानने वाले लोग हैं, ये भी एक बड़ी बात होगी। और जिस तरीके से डीएम के स्टालिन के बेटे ने कहा था कि भाई सनातन डेंगू है, इसको खत्म कर देना चाहिए, वो तो पूरी तरीके से हिंदुत्व के खिलाफ एक लड़ाई वहां शुरू कर चुके हैं वैचारिक रूप से लंबे समय से। अब भारतीय जनता पार्टी वहां जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है वहां पर हिंदुत्व के नाम पर, संघ जमन स्तर पर जिस तरीके से लंबे समय से तमिलनाडु में काम कर रहा है, मुझे लग रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद बहुत जबरदस्त जमनी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को वहां मिलेगा, संघ को मिलेगा। और निश्चित रूप से जो हिंदुत्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में लड़ने जाने वाली है, उपराष्ट्रपति के बनने के बाद यह तय है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को एक एज मिलेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर पर। ये जो बहस है ये भी हुई कि भाई चंद्रबाबू और जगन मोहन रेड्डी पर दबाव होगा या स्टालिन पर दबाव होगा। स्टालिन की लड़ाई अगले साल की है, इनको लड़ाई उन 2029 में लड़नी है अपनी, तो वो वक्त भी उनके पास बहुत है। अभी मैसेज किया मुझे कि पीएमके के वाइको ने सपोर्ट कर दिया है एनडीए कैंडिडेट को। हाँ, वाइको ने एमडीएमके ने सपोर्ट किया और उनका बहुत तारीफ की है सीपी राधाकृष्णन। एक चूंकि बड़ा रोचक समीर जी ने एक लाइन बोल दी है कि महात्मा गांधी वाला हिंदुत्व या सावरकर वाला हिंदुत्व, हालांकि संघ का हिंदुत्व थोड़ा सावरकर से अलग और आगे जाता है, लेकिन महात्मा गांधी वाला हिंदुत्व तो चला गया ना, वो तो कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो पिछलग्गू बन गई। तो अब जाइए अब की बात कर लेते हैं, राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी सिर्फ चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप ही नहीं लगा रहे, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को कल धमकी कहिए चेतावनी दिया। राहुल गांधी ने साफ बिहार में अपनी यात्रा के दौरान एक सभा में कहा कि हमारी सरकार एक दिन बिहार में भी होगी और देश में भी होगी। इलेक्शन कमीशन जान ले, अगर इन्होंने ठीक से काम नहीं किया तो फिर इनके खिलाफ एक्शन होगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आ जाती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर खास तौर पर एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने बिहार में लोगों के बीच में बात करते हुए कल एक तस्वीर बड़ी उनकी वायरल हो रही है कि बरसात बारिश में वो भीग रहे हैं, हाथ में वो लाल रंग का संविधान उनके पास हाथ में है और वो कह रहे हैं क्या कोई तुम्हारा वोट चोरी कर सकता है बिहार में? क्या नरेंद्र मोदी चोरी कर सकता है? क्या चुनाव आयोग चोरी कर सकता है? तो जनता कहती है नहीं। तो ये इसको एक लोगों के बीच में यात्रा के जरिए ले जाने का ये मौका राहुल गांधी ने निकाला है। अब ये भी बता दूं आपको कि 3 दिन हो गए उनकी यात्रा के, 3 या 4 दिन, और अब 1 दिन का ब्रेक कल राहुल गांधी लेंगे, तो उसमें वो फिर वापस जो है वो दिल्ली आ जाएंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए, कल वो गाड़ी चला रहे थे, तेजस्वी यादव जीप चला रहे थे, पीछे एक तस्वीर आई कि अब राहुल गांधी फ्रंट सीट पर आ गए, गाड़ी कोई और चला रहा है और तेजस्वी ऊपर खड़े हो गए पीछे। नहीं, लेकिन पहले अब उसके बाद वो नवादा में फिर वापस ड्राइविंग सीट पर आ गए। हाँ, अच्छा ठीक। तो ये अब जरा राहुल गांधी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपको आगे तेजस्वी की बात भी सुना। तेजस्वी यादव ने इस पूरे अभियान का वोट चोरी SIR, इसका जो निचोड़ है, जो बात वो लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, कल उन्होंने वो बात कह दी। पहले राहुल गांधी को सुनिए। बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं कर सकता है। तो कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। अब तेजस्वी की बात भी सुना देता हूं आपको। बिहार में वोट चोरी के नाम पर यह एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश है। तेजस्वी यादव जाते हैं बिल्कुल ठेठ बिहारी भोजपुरी अंदाज में, लोगों से बात करते हैं जैसी उन्होंने सभा में और लालू जी ने उन्होंने बातें कही थी वैसे ही, और उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा नाम कटेगा, फिर तुम्हारा राशन कटेगा, फिर उसके बाद तुम्हारी पेंशन भी छीन ली जाएगी। लेकिन ये लोग जानते नहीं हैं कि ये बिहार है,
ये लोग आपको चूना लगाना चाहते हैं, नहीं जानते बिहार तो खैनी में चूना मसल देता है। हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोगों का वोटवे काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता है कि बिहारी के चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए, ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों संकल्प लो, ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के 2 लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। तो ये आपने देखा, ये अभी सर ये बात तो सही कही लोगों ने कि आप इनका एडवाइजर कौन है? आप तो नहीं है। ये 2 दिन से बता रहे हैं प्रोग्राम में, एकदम यही कह रहे थे। हाँ। मतलब मैं रोक के बता दूं, जब आपने कहा कि अच्छा तुम मान लीजिए कि हो गया तो इसके बाद क्या, तो विजय जी ने बहुत गंभीरता से कहा कि अच्छा आप लोग समझते नहीं है, आपको थोड़ा सा हड़काया भी था। हाँ हाँ, डांटते रहते हैं। बोले यहीं तक तो नहीं उन्होंने रुकेगा। कहा कि यहीं तक नहीं रुकने वाला है, इसके बाद ये बताएंगे कि कैसे आपकी योजनाएं, कैसे आपका राशन, कैसे आपके लाभ हो सब, और जब वो जाने लगेगा तब उनको परेशानी होगी। सर हो गया, ओवर टू यू सर। नहीं, ओवर टू यू नहीं, मतलब इसमें कोई मेरे कहने की बात नहीं, एक समझ की बात है कि अंडरस्टैंडिंग की उसका साइड इफेक्ट, भाई वोटर को या आम आदमी को किस चीज़ का फर्क पड़ रहा है ना, उसको वोट चोरी का फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मैं पहले भी कहता था कि जब संविधान बदलने की बात थी तो संविधान बदलने का फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आरक्षण खत्म करने का फर्क पड़ रहा है ना। तो उस समय संविधान बदलने का नैरेटिव का साइड इफेक्ट था कि आपका आरक्षण खत्म ये हुआ। इंपॉर्टेंट है, लोगों को डर आरक्षण खत्म होने से, खत्म और यहाँ पर लोगों को डर है कि सरकारी सुविधाओं का नुकसान हो जाएगा, कट जाएगा। तो कैसे अब ये बात करें कि ये आरोप कितना सच है? भाई मान लीजिए ये किसी का अलग वोट issue है। कट गया, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं मान लीजिए किसी का वोट कट गया, जेन्युइन वोटर बिहार का होगा, उसका वोट कट गया। बहुत से लोगों के वोट कट जाते हैं चुनाव में, तो क्या उसको राशन मिलना बंद हो जाएगा? क्या उसकी पेंशन कट जाएगी? क्या पेंशन और राशन देश में वोटर कार्ड पर निर्भर है? एपिक कार्ड से मिलता है क्या राशन? तो ये बात जो वो कह रहे हैं, ये बताना भी हमारा फर्ज है कि ये आरोप, सर, ये इसके जो- पीछे कोई लॉजिक है सर, कोई तथ्य है? ये आरोप लगा रहे हैं कि कट जाएगा, और वही नीतीश कुमार रोज घोषणाएं कर रहे हैं, दुगना कर दिया है उन्होंने। पेंशन स्कीम आपकी दुगनी कर दी, दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाएं दुगनी कर दी है, वृद्धाश्रम के जो पैसे वो दुगने कर दिए और अकाउंट में आना शुरू हो गए। इस अगस्त के महीने में जो पैसा आया वो बढ़ के आया है। तो वोटर को यह भी तो दिख रहा है ना कि भले ही आप रैली में कह रहे हो कि आपकी स्कीम रुक जाएगी, आपकी सुविधाएं रुक जाएंगी, नीतीश कुमार तो उसको दुगना कर रहा है और देना शुरू कर दिया है अकाउंट के अंदर। लेकिन राहुल गांधी की एक बात है, जो राहुल गांधी लगातार जो कह रहे थे कि भाई चुनाव के बाद हम देखेंगे। अब महात्मा गांधी की कांग्रेस से तो अहिंसा की बात होती, तो राहुल कांग्रेस है, यहाँ तो हिंसा जरूरी है। वही राहुल गांधी जो हमारे प्रताप सारंगी साहब को धक्का लोकसभा में दे दिया, 70 साल के बुजुर्ग को बेचारा अस्पताल जाना पड़ा था उनको, वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम देख लेंगे सत्ता में आने पे। और उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? आगरा में ज्ञानेंद्र कुमार जी के घर पर पथराव हो गया, हमला करने लोग चले गए। पथराव तो नहीं पता, लेकिन 4 ये लोगों ने कि पत्थर फेंके सर, कांग्रेस के लोगों ने, बहुत लोगों ने, वर्कर्स 4 लोगों ने दूर से पत्थर मुख्य फेंके वहां चुनाव पर। आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी का पैतृक आवास आगरा में है, इनके माता पिता वहां रहते हैं, मैंने जो खबर पड़ी है अखबार में, उस माता पिता वहां रहते हैं, लेकिन वो वहां उस वक्त थे नहीं। तो वहां बाहर वो पोस्टर वोस्टर लेकर वोट चोर के नारे लगा रहे थे ज्ञानेश कुमार के लिए। तो वो जो बैनर वो लेके आए थे, पैम्पलेट वगैरह, वो सब फेंके उन्होंने अंदर। इतना तो आप बता रहे हैं कि पत्थर भी हाँ, चले 3 लोगों ने वहां पथराव भी किया, पुलिस ने उनको पकड़ा, उन्होंने पत्थर भी फेंके थे पैम्पलेट के साथ। तो इस तरीके से हो रहा है कि आप जनता से क्या कह रहे हो कि हम देखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, आप सबका हिसाब होगा। तो हिसाब इस तरह से किया जाएगा कि ज्ञानेश कुमार के अगर वृद्ध माता पिता अपने घर में रह रहे हैं, जिनका ना राजनीति से कोई लेना देना, ना किसी चीज से लेना देना है, अगर वो घर पर होते या घर के बाहर बैठे होते, अगर पुलिस वहां नहीं होती, तो क्या उनके साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घट सकती थी? मतलब आप बता रहे हो कि जहां पर इनके परिवार के लोग मिलेंगे, जहां चुनाव आयोग के लोग मिलेंगे, चुनाव आयोग के कर्मचारी तो पूरे देश के अंदर राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, तो कल क्या आप उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दोगे? तो किस तरह की अराजकता राहुल गांधी इस देश के अंदर लाना चाहते हैं? एक बात, जैसे ये बात अभी जो समीर जी ने बताई, ये प्रोटेस्ट हुआ कल, अभी उन्होंने कहा राशन तुम्हारा कट जाएगा, पेंशन कट जाएगी। कल इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कह दी। अब भाई आप कहे जाते हैं, इसका असर क्या हो सकता है सोचिए ना। उन्होंने कहा 65 लाख नाम काट दिए चुनाव आयोग ने,
इसमें से 25 लाख लोग जो हैं वो मरे हुए हैं, बाकी जितने लाख कितने बच गए? 40 लाख। 40 लाख। बोलिए 40 लाख को घुसपैठिया बता देंगे, इनको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे? बताइए। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि 40 लाख को डिटेंशन सेंटर में डाल देखिए ऐसा है कि संजय सिंह ने जो कहा ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। ये वैसे ये जैसे भाजपा के नेता कहते हैं पूरे बिहार और झारखंड में बांग्लादेशी भर गए और उसमें निकलता एक नहीं है जब जांच होती है, तो ये राजनीतिक बयानबाजी है जो दोनों तरफ से होती है। हमला जो हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है, गलत है, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, चाहे कोई किसी कार्यकर्ता हो, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो। देश में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी की भी। हाँ, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अब रामजीलाल सुमन ने भाषण दिया था तो उस पर बहुत सारी धमकियां आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके यहाँ भी हमला किया तो लाठी डंडों के, और आगरा में ही हुआ था। आगरा में ही हुआ था, 2 बार हुआ। तो उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी तो थोड़ी जिम्मेदार। राजपूत सभा या क्या सभा थी वो भी? हाँ, राजपूत सभा। तो मैं कह रहा हूँ कि हमला इस तरह के जो शरारती तत्व है उन पर कड़ी लगाम लगानी चाहिए और कायदे से राहुल गांधी हो या कोई भी हो इसकी निंदा करनी चाहिए सबको, किसी पर भी, चाहे ज्ञानेश कुमार जी का परिवार हो या किसी का भी परिवार हो, वो इस देश में उनको सुरक्षा का पूरा अधिकार है। दूसरी बात जो आपने कही ये तेजस्वी के भाषण की, देखिए मैंने कहा पॉलिटिकल नैरेटिव है। विजय जी लगातार कहते थे आदमी से आपको ये आपका वोट चोरी हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। जब आपसे कहेंगे आपका राशन चला जाएगा, आपको ये चला जाएगा, तब उसको लगेगा ये वैसे ही नैरेटिव है जैसे अयोध्या आंदोलन टाइम क्या कहा जाता था, अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा, तो ये समझ में आता था। जबकि अयोध्या में मंदिर बनाने का विरोध किसी ने नहीं किया था, झगड़ा था उस जगह का, पर्टिकुलर जो डिस्प्यूटेड लैंड जगह इलाका था उसका झगड़ा था। लेकिन नैरेटिव ये बनाया गया अयोध्या में नहीं बनेगा तो मक्का में बनेगा, तो नैरेटिव था, वैसे ही नैरेटिव ये बना रहे हैं। अब जिसका तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कैसे कॉम्प्लीमेंट खेल रहे हैं ये बता दूं। हाँ, बोलना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात विनोद जी ने कही, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की आईटी सेल और उससे जुड़े हुए राहुल कांग्रेस के लोग कल रात से अचानक, चूंकि मैं सोशल मीडिया बहुत फॉलो करता हूं, पहले तो ज्ञानेश कुमार जी की जाति खोज के लाए, फिर कहा कि इस जाति का उन्होंने निकाला कि पहले का कौन था, वो इसी जाति का था, वो इसी जाति का, तीनों चुनाव आयुक्त का नाम लिखा। फिर ज्ञानेश कुमार के बेटी दामाद के बारे में, चूंकि वो सब अधिकारी हैं, उनके बारे में निकाल कर किया, और ये बहुत खतरनाक है और दोनों में फर्क है। रामजी लाल सुमन ने खुद ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद था, ज्ञानेश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी उकसा रहे हैं, धमकी राहुल गांधी दे रहे हैं, इसमें अगर किसी का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है तो वो राहुल गांधी का है। उनके पार्टी के लोग बाकायदा लिख रहे हैं कि उनसे जो सोशल मीडिया पर जुड़े हैं उनकी जो आईटी सेल के लोग, सैकड़ों ऐसे ट्वीट है, पोस्ट हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इस चुनाव को तो आग लगा दो, ये राजीव कुमार को खींच लो। फर्जी खबर फैला दी गई कि माल्टा चले गए हैं राजीव कुमार। तो जाति खोजना, परिवार का खोजना, ये बहुत खतरनाक चल रहा है। बांग्लादेश मॉडल यही है, इससे बचना चाहिए विपक्ष को। अच्छा चलिए, अब आपने ये बात भी याद दिला दी तो कर ही लेते हैं यहाँ चर्चा। कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संबित पात्रा आए और उन्होंने भी यही कहा कि ये बांग्लादेश बनाना, ये चाहते हैं देश के अंदर मारकाट मचे, देश के लोग हिंसा पे उतारू हो जाएं, सड़कों पे आ जाएं और उसमें इनको कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए। और कल चूंकि एक सदस्य ने ये भी, ऑपोजिशन मेंबर शायद महुआ मोइत्रा ने ये कहा था कि ये सरकार जो है ये तो गलत वोट पे जीत के आई है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ममता जी भी इस्तीफा दें, स्टालिन भी इस्तीफा दें, कर्नाटक की सरकार भी इस्तीफा दे, हिमाचल की सरकार भी इस्तीफा दे, तेलंगाना की भी दे। वोटर लिस्ट तो सबकी इसी चुनाव आयोग ने बनाई। सारे तय कर लें, फिर एक ही दिन इस्तीफा दें। मतलब दिल्ली की केंद्र सरकार से लेकर के सभी राज्य सरकारें एक ही दिन इस्तीफा दें। हाँ, एक देश एक चुनाव हो जाए। हाँ, सर इस पे क्या कहना है आपको? ये ना हो कि कोई पहले दे दे कोई बाद में दे, कि यही बात कि ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, उनके शब्द थे मारकाट मचाना चाहते हैं देश में, राहुल गांधी ये चाहते हैं। कि मैंने कहा ना कि फिर वही वाली बात होगी, ये सब लोग पॉलिटिकल बयान देते हैं और पॉलिटिकल बयान का केवल सक्सेस यही है कि आप अपना नैरेटिव को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। न वहाँ पर बांग्लादेश बनने वाला है, न उनके यहाँ से वोट करने वाले हैं, जैसे आपने चर्चा की। लेकिन क्या वो नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, असली मसला ये है ना। और आज आप ज्ञानेश कुमार के नाम की चर्चा कर रहे हैं, कल तो आप आतिशी के सरनेम और परिवार का नाम और लेफ्ट और फादर और सब पर आ गए थे। याद है, स्मृति विस्मृति भगवान ने दोनों दी है, तो हम क्या करते हैं, वक्त पर स्मृति रखते हैं याद, वक्त पे विस्मृति करते हैं। आजकल तो वैसे स्मृति जी विस्मृति हो गई है। नहीं सर, फर्क है देखिए इसमें। लेकिन आतिशी जी के क्लियर कर देते हैं, आतिशी जी के पिताजी की पॉलिटिकल करने की बात नहीं की सर। नहीं, उन्होंने आतिशी सिंह और आतिशी मारेल वो हस्ताक्षर करने वालों में थे जो, तो आप
वैचारिक तौर पर मैं ये हम कह रहा हूं, करते इसमें ही क्या हैं। नहीं, और आतिशी सिंह वाली बात भी बता दो। के बारे में बता एक मुझे इस पर आपत्ति है। फॉल्स पैरेलल भी नहीं होनी नहीं, चाहिए। फॉल्स पैरेलल नहीं है। एक चीज पर भी आपत्ति है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं और हर विरोध को अराजकता कहते हैं। कौन कह रहा है? यहाँ दिन भर चर्चा हम यही करते हैं, अराजक हो गए। विरोध करना अराजकता नहीं है। कोई हम में से किसने कहा कि अराजक हो? रोज दिन भर हम ये कह रहे नो नो राहुल गांधी अराजक नहीं एक सेकंड, हमने ये बात हम वायलेंस करना अराजकता है। प्लीज कर रहा है वो एक सेकंड, आप आरोप ना देना किसी को। मैंने आपसे ये पूछा कि बीजेपी ने कल ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी मारकाट मचाना चाहते थे, इसमें ये अराजकता फैला, ये बीजेपी का आरोप है, ये हमारा आरोप नहीं है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं तो अराजकता, विरोध अराजकता नहीं होती। ये वही मेरे हिसाब आरोप से। है, जब जेपी आंदोलन था तो कांग्रेस सरकार लगाती थी, कांग्रेस लगाती थी कि अराजकता फैला रहे हैं। अन्ना आंदोलन के समय सरकार के तमाम लोग यही कहते थे अन्ना अराजकता फैला रहे हैं। ये तो चरित्र ही होता है सत्ता का। चलिए, मैं आपको ये बता रहा था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच कैसे एक दूसरे को उपाधि देने की बात चल रही है। तेजस्वी यादव वोट यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ चलते हैं। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हमको बनाना है, कि हम अगली बार राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाए। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, राहुल गांधी की मौजूदगी में मंच से इनके एक सहयोगी गठबंधन के वीआईपी के मुकेश सहनी, उन्होंने भावी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था तेजस्वी यादव को। तो शायद उसी का जो है कॉम्प्लीमेंट का जो है उधार चुकाया। रेसिप्रोकल टाइप है, एप्रिसिएशन टैरिफ नहीं। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे और क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मतलब दोनों ही चूंकि सबसे ज्यादा लालाई, सबसे ज्यादा लालसा उसी की है। और इसमें एक और आप बात समझिए ना, इस वक्त चुनाव क्या हो रहा है, जब क्या नाम बनाया था, अच्छा देश के नाम का अंग्रेजी नाम रखा था, मैं किसी पार्टी के गठजोड़ को इंडिया तो नहीं कह सकता, लेकिन उसी नाम से ये लोग अपने आप को कहते थे। तो पटना में हुई बैठक, 12 जून वाली टलवा दी क्योंकि वो नीतीश जी का इनिशिएटिव था। 23 जून को लालू जी ने पूरा श्रेय ले लिया, खूब हर अखबार में छपवाया पटना में तो कि लालू जी के। उसके बाद क्या खेल हुआ, हम बात करेंगे, तुमको दूल्हा बनाएंगे। नीतीश जी कहां से नाराज हुए थे? नाराजगी वहां से शुरू हुई थी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि जब तक कांग्रेस के पास वो है तो उनकी दावेदारी, उनकी मजबूती बनी रहेगी। दूसरा, राज्य की राजनीति में बार्गेन करने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद वाला एक, जिसको कहते हैं ना कि वो मृग मरीचिका दिखाए रखना है, लॉलीपॉप। अब 29 में चुनाव होना है, अभी कहां से पीएम बना दोगे? अभी यह है कि अभी गलती से भी कांग्रेस पार्टी न सीट के बार्गेन में, न कभी किसी तरह से कोई दबाव की स्थिति में वहां न जा पाए। बाकी दोनों एक साथ गठबंधन में है तो ये करना ही चाहिए, ये तो अच्छा है। इसमें एक लाइन जोड़ूं, मेरे को बहुत अच्छी बात याद आई। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है, वो लोग प्रधानमंत्री कहने से तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं रहा, वो कल भी हो रहे हो चुनाव तो भी नहीं बन रहा है। मुद्दा क्या, मुझे याद आई बात, जो अभी ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी जी चल रहे हैं इस रैली में, तो मुझे याद आई 2017 में मैं वहाँ मौजूद था, जब कांग्रेस पहले तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और पहले तो 27 साल यूपी बेहाल चल रहा था। 27, हाँ, बेहाल चल रहा था और जन आक्रोश रैली चल रही थी। लेकिन अचानक प्रशांत किशोर जी उसके एडवाइजर थे, तो उन्होंने वो 2 लड़कों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में, हम लोग वहाँ मौजूद थे। तो एक सवाल पूछा गया, तो राहुल गांधी जी ने बड़े सरल स्वभाव से, या जो भी राजनीतिक स्वभाव था उनका, भाई अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, कैंडिडेट है ना। अब मैंने उसमें थे भी, उस वक्त सीएम थे, नहीं वो मुख्यमंत्री थे, वो कैंडिडेट के तौर पर भी आगे बनने के लिए मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन आगे के लिए। एक और मित्र हमारे थे, उन्होंने पूछा कि भाई अखिलेश जी को तो राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री बना दिया, अखिलेश जी आप बताइए राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो उनका, अरे अभी तो चुनाव बहुत दूर है, जब होगा तब इस पर बात करेंगे। और मैं बहुत चर्चित हूँ, मैं वहीं मौजूद था। और दूसरी बात, जिस तरह से ये ड्राइविंग सीट पर बैठ के या जो भी कर रहे हैं राहुल और तेजस्वी, एक थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। वहां अखिलेश और राहुल में उस तरह का वो बना नहीं था, रेपो जो बनना चाहिए था। यदि वो होता तो शायद कुछ फर्क होता, लेकिन वो बात याद आ गई कि अखिलेश जी ने तुरंत कहा कि अरे जब होगा चुनाव तो यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ लग रहा है दोनों एक जात, भाई तू अपना वैसे भी सौरभ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हमेशा चूहे बिल्ली जैसा कुछ होता रहा, खट्टे मीठे, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच ज्यादा मजबूती समझ। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी, एक वीडियो, आजकल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में परिवर्तन है, तो लंबे वीडियो नहीं बनाने, छोटे छोटे वीडियो 3-3, 4-4 मिनट के वो वीडियो डाले जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें।